हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारत पर तुर्क आक्रमण पर के विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यामनी वंश का संस्थापक कौन था, भारत में प्रथम तुर्क आक्रांता कौन था, महमूद गजनवी का सत्ता पर अधिकार कैसे होता है, उसकी उपाधियाँ क्या थीं और उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थितियां क्या थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। यह इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस के भी पूछे जाते हैं और वन लाइनर भी पूछे जाते हैं। वर्तमान एग्जाम पैटर्न को हम ध्यान दें, जैसे विगत वर्ष के PCS के पेपर पर अगर ध्यान आकर्षित करें तो स्पष्ट होता है कि अब PCS में भी IAS की तरह ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा, तो इसे ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जब भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो वह कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी कि एक विदेशी सत्ता, एक विदेशी व्यक्ति भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार वो मतलब विजेता रहता है, अविजित रहता है। तो उन्हीं परिस्थितियों पर हम यहाँ उन्हीं परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। पहला है भारत की राजनैतिक स्थिति। राजनैतिक दृष्टि से भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, क्योंकि उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हुआ था। संपूर्ण देश में जो है एक देश की भावना नहीं थी। सभी राज्य जो जितने भी छोटे छोटे राज्य थे वो सबकी यही भावना थी, जो छोटे छोटे राज्य हैं, एक राज्य यहाँ हुआ, एक राज्य यहाँ हुआ, एक राज्य यहाँ हुआ, तो सबकी एक ही राष्ट्रवाद की भावना थी कि ये अपने राज्य की चतुर्दिक सीमा को ही अपना राष्ट्र मानते थे और ये अपने राष्ट्र के चतुर्दिक सीमा को अपना राष्ट्र और ये अपने राष्ट्र के चतुर्दिक सीमा को अपना राष्ट्र। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी विदेशी ताकत को किसी भी देश में, अगर जिस देश की भी परिस्थितियां ऐसी हो, तो विजित करना आसान हो जाता है। दूसरा क्या था कि इन सभी राज्यों में वैमनस्य था, शत्रुता थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब महमूद गजनवी का आक्रमण थानेश्वर पर होता है तो पड़ोसी राज्य जितने थे उनको ये लगा कि थानेश्वर का मैटर है, हम नहीं साथ देंगे। दूसरा कि भारत की जो राजाओं की नीति थी वह रक्षात्मक थी, आक्रामक नहीं थी। रक्षात्मक नीति भी कहीं न कहीं महमूद गजनवी के आक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें पहला बिंदु आप लोग नोट डाउन करिए कि देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। दूसरा, इन राज्यों में परस्पर
शत्रुता थी और भारतीय राजाओं की नीति सुरक्षात्मक थी, न कि आक्रामक। अगला जो बिंदु है कि इन राजाओं में दूरदर्शिता का अभाव था। इन राजाओं में दूरदर्शिता का अभाव था। तो यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे कथन में इसी प्रकार से बनेंगे कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, और सारे कथन दे सकते हैं, 2 कथन 3 कथन जो भी दे सकते हैं, और मल्टी चॉइस प्रश्न बनेगा। तो सारे कथनों को आप ध्यान में रखिए कि छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और इन राज्यों में परस्पर शत्रुता थी। भारतीय राजाओं की नीति सुरक्षात्मक थी, अर्थात इनकी नीति इस प्रकार की थी कि जब तक हमारे ऊपर आक्रमण नहीं होगा हम क्यों उसका साथ दें, हम अपनी सुरक्षा में लगे हैं। उनमें इस दूरदर्शिता का अभाव था कि इसका तात्पर्य है कि वो इस भावना से मतलब कार्य करते थे कि हमें अपने राज्य की ही सीमा को सुरक्षित रखना है, और वो इतने दूरदर्शी नहीं थे कि इस बात से वो मतलब यहाँ तक सोच सकें कि कभी तुर्क जो है हमारी सत्ता पर अधिकार कर लेंगे, सत्ता हस्तगत कर लेंगे। तो ये सारी भावनाएं जो हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए जो देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, तो उन राज्यों में कहाँ किसका शासन था। पहला ध्यान दीजिए, कश्मीर में ब्राह्मण वंश का शासन था, और यहाँ की रानी जो थी शासिका वो थी दिद्दा। कश्मीर में दिद्दा का शासन था। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था, और यहाँ के राजा जो थे उनका नाम था राज्यपाल। बंगाल में पाल वंश का शासन था। पाल वंश का शासन, और यहाँ के राजा महिपाल थे, महिपाल प्रथम, फर्स्ट। ये प्रश्न आपको भी पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कहाँ का शासन किसके हाथ में था या किस वंश का शासन था। कश्मीर में उनकी समकालीन शासिका दिद्दा थी। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था, राज्यपाल शासक था। बंगाल में पाल वंश का शासन था, और यहाँ महिपाल शासक था। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है, वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, मल्टी चॉइस में भी पूछा जा सकता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके अलावा दक्षिण भारत में एक तो चोल वंश का शासन था और यहाँ के राजा थे महमूद गजनवी के समकालीन राजेंद्र फर्स्ट, और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रकूटों का शासन था। अब राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इन तीनों में एक संघर्ष उस समय चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष। इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किसके बीच में था, तो राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। ऐसी स्थिति में इनके बीच में शत्रुता की भावना थी, आपस में लड़ रहे थे। तो जब आपस में लड़ रहे थे तो इसमें किसी के ऊपर कोई अगर शासन को आक्रमण करता का महमूद गजनवी, तो कोई किसी का साथ देने वाला नहीं था। तो ये सारी परिस्थितियाँ इस प्रकार से थी कि महमूद गजनवी के आक्रमण के लिए अनुकूल थी। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ध्यान देंगे दूसरा बिंदु, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति क्या थी उस समय की, कि समाज में अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित था। जिसमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान था। और अगर इसे एक लाइन में, एक वाक्य में कन्वर्ट करें तो कहा जा सकता है कि समाज में भाईचारे की भावना का अभाव था। तो ये तो हुई सामाजिक परिस्थितियाँ कि अनेक जातियाँ और उपजातियों में विभाजित था और उसमें जो है भाईचारे की भावना का अभाव था। तो ऐसी परिस्थिति भी एक विदेशी शक्ति को आकर्षित करती है आक्रमण करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एकजुट होकर उस विदेशी ताकत को हराने में अक्षम होंगे, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देगा। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग से घृणा करते थे, तो निम्न वर्ग के लोग जो है सैनिक रूप से उनका साथ नहीं दिए। समाज में भाईचारे की भावना का अभाव ये बहुत महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस के ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग तीसरा बिंदु देखेंगे आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में
देश बहुत ही संपन्न था, और उसकी संपन्नता का जो कारण था, संपन्नता का कारण वो था कि उपजाऊ भूमि थी, खनिज संसाधनों की प्रचुरता, और तीसरा उन्नत व्यापार एवं उद्योग, जो भी कुटीर उद्योग थे। तो आर्थिक रूप से देश संपन्न था, जैसा कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जितना दुर्बल था, आर्थिक दृष्टि से उससे कहीं अधिक संपन्न था। और यही जो संपन्नता थी भारत की, यही संपन्नता जो है महमूद गजनवी को आकर्षित करता है, महमूद को आकर्षित करता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अभी देखे कि महमूद का भारत पे आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति या भारत को लूटना था। तो यही इसकी भारत की आर्थिक संपन्नता महमूद को आकर्षित करती है आक्रमण करने के लिए। तो इन्हीं परिस्थितियों में महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और एक विजेता के रूप में उभरता है, अविजित रहता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से कथन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और कारण राजनीतिक वाले में वन लाइनर प्रश्न भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे महमूद के आक्रमण। महमूद का आक्रमण। तो इन्हीं परिस्थितियों में महमूद जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है, कुल 17 बार आक्रमण करता है। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि जब बगदाद के खलीफा अब्दुल कादिर बिल्लाह महमूद को यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह की उपाधि से विभूषित करते हुए उसे तुर्कों का नेता बनाता है, तो उसी समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने की शपथ लेता है। और वह एक 1000 ईस्वी या एडी से 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण करता है। तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण कितनी बार होता है? 17 बार। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी। तो आइए हम महमूद गजनवी के कुछ महत्वपूर्ण आक्रमणों पर चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहला पॉइंट यही नोट डाउन कर लीजिए, 1000 से लेकर 1027 के बीच कुल 17 बार आक्रमण करता है। उसका जो प्रथम आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, प्रथम आक्रमण वो 1000 ईस्वी में, और ये होता है सीमावर्ती किलों पर, जो दुर्ग थे उस समय सीमावर्ती दुर्ग थे, केवल उसी पर आक्रमण करके वो वापस चला जाता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है केवल प्रथम आक्रमण का सन।
दूसरा बिंदु है कि 1001 ईस्वी में महमूद उत्तर पश्चिम के हिंदू शाही वंश पर आक्रमण करता है। उस समय यहाँ का राजा जयपाल था। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि महमूद गजनवी उत्तर पश्चिम के हिंदू शाही वंश पर कब आक्रमण करता है, तो 1001 ईस्वी में। या तो फिर ये पूछ सकता है कि हिंदू शाही वंश का समकालीन राजा कौन था, तो जयपाल। जयपाल युद्ध में पराजित होता है, इसके पहले सुबुक्तगीन से भी पराजित होता है। तो बार बार पराजय से यह शर्मिंदा होकर आत्मदाह कर लेता है। पराजय से शर्मिंदा होकर आत्मदाह कर लेता है और उसके पहले अपने पुत्र आनंदपाल को राजा बनाता है। तो प्रश्न में भी आ सकता है कि हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उसका पुत्र आनंदपाल हुआ। या हिंदू शाही वंश का कौन सा शासक बार बार पराजय से शर्मिंदा होकर आत्मदाह कर लेता है, तो जयपाल। इतने प्रश्नों को आप यहाँ ध्यान देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः 1005 ईस्वी में महमूद मुल्तान पर आक्रमण करता है। और इस समय मुल्तान का राजा जो था अब्दुल फतह दाऊद था। तो अब्दुल फतह दाऊद मुल्तान में राजा था और उस पर आक्रमण ये 1005 ईस्वी में करता है। तो प्रश्न आ सकता है कि मुल्तान पर आक्रमण का सन, या तो पूछ सकता है कि मुल्तान पर जब आक्रमण करता है तो उसमें वहाँ का शासक कौन था, या महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मुल्तान पर उसका समकालीन शासक। पुनः वह 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण करता है। थानेश्वर पर आक्रमण करता है और इसी समय वह वृंदावन एवं मथुरा को लूटता है। तो जिस समय महमूद का वृंदावन और मथुरा पर आक्रमण होता है उस समय कन्नौज में प्रतिहार वंश के राजा राजपाल का शासन था। जिसमें महमूद गजनवी वृंदावन और मथुरा जैसे तीर्थस्थल को लूट रहा था उस समय कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था और वहाँ का राजा राजपाल था। राजपाल महमूद गजनवी का सामना नहीं करता है और युद्ध क्षेत्र से
भाग जाता है। तो राज्यपाल को दंडित करने के लिए, उसके इस कृत्य से दुखी होकर उसको दंडित करने के लिए चंदेल राजा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखवाता हूँ, क्योंकि राज्यपाल इसका सामना नहीं करता है वृंदावन और मथुरा को लूटते समय। तो चंदेल वंश का शासक था उसमें विद्याधर। चंदेल वंश के राजा विद्याधर, जिनकी उपाधि थी गंड, ध्यान रखिएगा, ने हिंदू राजाओं का एक संघ राज्यपाल को दंडित करने के लिए बनाता है। एक बार प्रश्न पूछा भी गया है ये कि चंदेल वंश के किस शासक ने राज्यपाल को पराजित करने के लिए हिंदू राजाओं का संघ बनाया। और एक बार प्रश्न दूसरे रूप में यही प्रश्न पूछा था कि चंदेल वंश के शासक विद्याधर गंड ने हिंदू राजाओं का संघ क्यों बनाया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य राज्यपाल को दंडित करना था, और इसने राज्यपाल पर आक्रमण करके इसे मृत्युदंड दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद 1019-20 में महमूद गजनवी चंदेल वंश पर आक्रमण करता है। यहाँ राजा विद्याधर का शासन था। तो मतलब महमूद गजनवी का चंदेलों पर सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ? 1019-20 ईस्वी में। उस समय उसका समकालीन राजा विद्याधर था। विद्याधर के विषय में ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र हिंदू राजा था तत्कालीन जिसने मुस्लिमों का, तुर्कों का या महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध किया। विद्याधर एकमात्र हिंदू राजा था जिसने मुस्लिमों का, तुर्कों का या महमूद का, तीनों एक ही शब्द है क्योंकि महमूद तुर्क था और वो मुस्लिम था, महमूद का सफलतापूर्वक विरोध करता है। होता क्या है कि जब महमूद गजनवी चंदेल वंश के राजा विद्याधर पर आक्रमण करता है तो दोनों के बीच एक नदी के किनारे युद्ध होता है। नदी के इस पार महमूद की सेना थी और दूसरी तरफ विद्याधर की सेना। युद्ध स्थल को अपने अनुकूल न पाकर
रात के अंधेरे में विद्याधर अपनी सेना को वापस हटा लिया। सुबह जब महमूद गजनवी विद्याधर की सेना को अनुपस्थित देखा तो वह स्वयं भी अपनी सेना को लेकर वापस चला गया। इस प्रकार से दोनों के बीच में कोई युद्ध हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद भी यह माना जाता है कि एकमात्र हिंदू राजा था जिसने उस समय मुस्लिमों का या तुर्कों का या महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। इसीलिए अगला पॉइंट देख लीजिए कि मुस्लिम लेखकों ने विद्याधर को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा। तो अगर प्रश्न में आ जाए कि महमूद के आक्रमण के समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो विद्याधर था, और ऐसा मुस्लिम लेखक मानते हैं। तो चंदेल वंश पे इतने प्रश्न बन सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है महमूद का, वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करता है। ये इतिहास में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। सोमनाथ जो है गुजरात में स्थित एक शिव मंदिर था। ध्यान रखिएगा कि शिव मंदिर था, यह भी प्रश्न बन सकता है। कई बार प्रश्न ऐसे बने हुए हैं कि यह मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था, जो कि एक शिव मंदिर था, और सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में करता है। क्योंकि उस समय के मतलब महमूद गजनवी का जो समय था वह एक ऐसा समय था कि सभी मंदिर वो धन की दृष्टि से संपन्न थे। वहाँ पर बहुमूल्य हीरे, सोने, चांदी के साथ साथ मूर्तियाँ भी सोने की होती थी। तो उस संपन्नता के कारण महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आकर्षित होता है और उस पर आक्रमण करके उस मंदिर को लूटता है और वहाँ की मूर्तियों को तोड़ देता है, तोड़कर अपने साथ ले जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था, अंतिम आक्रमण वह 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ये अंतिम अभियान था भारत में उसका। तो प्रथम अभियान 1000 ईस्वी में और अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में, और जाटों के विरुद्ध था। ये भी ध्यान रखिएगा किसके विरुद्ध था, प्रश्न ये भी बन सकता है। तो इस प्रकार से 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच जो महत्वपूर्ण आक्रमण हुए थे उस पर हम लोग चर्चा किए। अब इसमें एक बिंदु बचा हुआ है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें हम कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखवाएंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अभी तक हम लोगों ने महमूद गजनवी पर शुरू से लेकर अभी तक
जितने भी बिंदुओं पर चर्चा किया, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो, कहीं समझने में कोई दिक्कत हुई हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम अगले वीडियो में उसको हल करने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।